तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। जैसा कि कल हमने क्लास में डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 30 तक, और उस चीज़ को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करी थी, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके। ठीक, आज की इस क्लास में हम डील करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके जो आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। अब चूँकि थोड़ी इनकी लेंथ ज़्यादा होती है तो इनको प्रॉपर लिखने में क्लास कम से कम आप मान के चलिए कि आराम से 30 मिनट तक की बन जाती। ठीक, तो मैंने क्या किया, पहले से चीज़ों को नोट डाउन कर दिया है। ठीक, अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी ट्रिक जहाँ पे लगेंगे उसको आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस में थे 12 से लेकर 30 तक, और इसमें जो आएंगे 36 से लेकर के 51 तक, वो सबके सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और फोकस करते हैं आज की क्लास पे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राइट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मैंशनड है। ठीक है, जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, डीपीएसपी किस में आता है, पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में क्या, पार्ट 4A में क्या आ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट, तो ये हमें लेकर के चलना है। अच्छा, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कंटेन करता है, ये करता है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, इसकी जो आर्टिकल की जो लिस्टिंग होती है वो 36 से लेकर 51 तक होती है। तीसरी चीज़, ये नॉन इन्फोर्सिएबल इन नेचर होता है। मतलब जैसे आप फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाने का आपके पास पावर होता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आपकी ब्रीच होती है, अगर वो वायलेट होती है, तो आप उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है, नॉन इन्फोर्सिएबल इन नेचर है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसके आर्टिकल्स को देखते हैं, इसके आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आर्टिकल नंबर 36 से डीपीएसपी अपना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कहा गया, पहले में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे क्या बताई गई है, स्टेट के डेफिनेशन को। और एक और चीज़ जान लीजिए आप लोग, जो डीपीएसपी होता है ये हमेशा किसकी बात करता है, वेलफेयर स्टेट की। ये किसकी बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है ये। ठीक है, तो उसमें जो कुछ भी स्टेट के लिए रिक्वायर्ड होंगी, जो कुछ भी अपलिफ्टमेंट एक स्टेट के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो किस में बात की जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। राइट, अब देखिए क्या आ गया, पहला आर्टिकल नंबर 36 क्या आ गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर 37 देखिए, अब चूंकि उसका डेफिनेशन बता दिया गया किसका, स्टेट का, और स्टेट कैसे डील कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्यों, क्योंकि ये बात करता है वेलफेयर स्टेट की। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, 37 में उसके एप्लीकेशंस को अप्लाई किया जाएगा, कहाँ पे, डीपीएसपी में। तो एप्लीकेशंस ऑफ डीपीएसपी ये किस में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 37 में। ठीक, अब यहाँ से देखिए आर्टिकल नंबर 38 से 36 38 तो आपको याद करना पड़ेगा, अरे सॉरी 36 37। तो 36 में क्या होगा, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 37 में क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब आ जाइए 38 पे। 38 में देखिए क्या लिखा है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक, स्टेट एक इस तरीके का सोशल ऑर्डर को मेंटेन करे, किस तरीके के सोशल ऑर्डर को फॉर्मेशन करे जहाँ पे किसकी बात की जा सके, वेलफेयर ऑफ पीपल की। क्योंकि अल्टीमेटली जो अपना वेलफेयर जो स्टेट होता है उसमें क्या आते हैं, वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल। क्योंकि पीपल से ही तो कंबाइन होकर के स्टेट बना है ना। तो अगर आप वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हो डीपीएसपी में, तो फिर आपको अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या आ गया, स्टेट कुछ इस तरीके का सोशल ऑर्डर को कंटेन करे जो कि वेलफेयर ऑफ पीपल की क्या करे, बात करे। ये आपका मेंशन है आर्टिकल नंबर 38 में। 39 को देखिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉलोइंग बाय द स्टेट, या फिर सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय द स्टेट। अब इसमें देखिए 36 में क्या था, डेफिनेशन दिया गया था स्टेट का, तो तुरंत 37 में क्या कर दिया गया, उसके एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया। फिर इसमें 38 में बोला कि स्टेट को सिक्योर करने के लिए सोशल ऑर्डर, किस लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। तो तुरंत 39 में फिर से उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर दिया गया, कहाँ पे, स्टेट में, कि स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, किस लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल को ध्यान में रख करके। ठीक, फिर 39A का मतलब ये आ जाता है ना कि जो उसका अमेंडेड पार्ट है, जो उसको बाद में एक चीज़ उसमें एड ऑन की गई है, कोई भी चीज़, वो उसमें क्या आ जाता है, तुरंत 39 रहेगा रियल आर्टिकल। उसमें कुछ अमेंड किया गया, उसमें कुछ चेंज किया गया, तो क्या हो जाएगा 39A। फिर उसमें भी कुछ चेंज कर देंगे, उसमें भी कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा तो 39B 39C, इस तरीके से चीज़ें अपनी आगे चलते चली जाएंगी। ठीक, तब देखिए 39A में क्या कह रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें किसकी बात की गई है, वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा अपना, जब आपको इक्वल जस्टिस हो, सभी को समान न्याय दिया जाए, और फ्री लीगल एड, आराम से आपको अच्छी जीविका दी जाए, अच्छे रहने का तरीका दिया जाए, कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 39A में। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात कहाँ पे की गई, आर्टिकल नंबर 39A में। ये किसका एक्सटेंशन था, सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय द स्टेट। तो प्रिंसिपल उन्होंने क्या क्या फॉलो किया, इक्वल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया और फ्री लीगल एड की पॉलिसी को फॉलो किया, जो की बात किया गया था 39 में। अब देखिए 40वें में, इंपॉर्टेंट है 40वां, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं साथ में बताता चलूंगा आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम में आता है। 40वें में किसकी बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत।
जो ग्राम लेवल पे, जो गांव के लेवल पे पंचायत होता है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल नंबर 40 में। ठीक है, तो अपने को याद रखना है 40वां क्या हो गया, विलेज पंचायत से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 41 में किस चीज़ की बात की गई है? इसमें हमारे 3 राइट्स की बात की गई है, बेसिक 3 राइट के अंदर बात की गई है, जिसमें क्या क्या आ रहा है? राइट टू वर्क आ रहा है, काम करने की आज़ादी या फिर काम करने का हक, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का हक, और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस मतलब एक दूसरे से क्वायरी करना, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक दूसरे की राय मशवरा लेते रहना, लोगों को असिस्ट करना। असिस्ट कौन करेगा? स्टेट को असिस्ट करेगा ना, किसी भी अच्छे काम के अंदर में प्रमोट करेगा। तो अपना क्या है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू असिस्टेंस। कहाँ पे? कुछ सर्टेन केसेस में। ये तीनों कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? कुछ सर्टेन केसेस में। और इस सबकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर से स्टेट की, वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ सभी लोग को लगभग काम मिले, सभी लोग एजुकेटेड रहे और सभी को पब्लिक असिस्टेंस एक मिलता रहे। ये किसमें बात की गई है? आर्टिकल नंबर 41 में। 42 को देखिए, इसमें बात किया गया ह्यूमेन कंडीशन, वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। एक अच्छा आपके पास काम करने का वातावरण हो, एक अच्छा आपके पास काम करने का इन्वायरमेंट हो, और उसके साथ साथ जब चूंकि अच्छा काम करने का वातावरण और इन्वायरमेंट मिल गया, तो आप मैटरनिटी रिलीफ को भी समझिए। जो वुमेन्स जो होती हैं अपने 6th 7th मंथ में होती हैं प्रेगनेंसी के, तो जिस जगह पे वो काम कर रही है तो वहाँ पे कुछ उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, चाहे उनसे काम काफ़ी कम लिया जाए या फिर उनको लास्ट के 3 से 4 महीने के अंदर क्या किया जाए, उनको लीव दे दिया जाए, जा करके अपना घर पे आराम से वो क्या कर सकें? आराम कर सकें। ठीक, तो इसमें मैटरनिटी रिलीफ की बात भी की गई है, और साथ ही साथ ह्यूमन कंडीशन, एक अच्छा वातावरण रहे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया आर्टिकल नंबर 42 के अंदर इन सभी चीज़ों की बात की गई है। फिर हम आते हैं आर्टिकल नंबर 43 पे। तो देखिए आर्टिकल नंबर 43 में किसकी बात की जा रही है? लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स। जो काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर भाई लोग हैं अपने, तो उनके लिए लिविंग वेजेस मतलब कम से कम इतना तो वेज मिले, इतना तो पैसा मिले, इतना तो न्यूनतम राशि मिले कि अपनी ज़िंदगी का जो क्या कहते हैं जीना हो, उसको अच्छे से कर सके। जो भी जो बेसिक अफोर्डेबिलिटीज जो होती हैं, जो बेसिक अफोर्डेबल चीज़ें हैं, उनको वो आराम से बियर कर जाएं। कौन? वर्कर लोग। तो कम से कम उनके लिए एक लिविंग वेजेस रहे वर्कर्स के लिए। यहाँ पे किसमें बात की गई है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अंडर आर्टिकल नंबर 43। राइट, फिर अब देखिए 43, अब उसी का देखिए 43 का एक्सटेंशन आएगा 43A और 43B। तो 43 तो वर्कर से रिलेटेड हो गया, तो जाहिर सी बात है ये इसमें भी जो भी कुछ चीज़ें होंगी तो भी वर्कर के एडिशन में चीज़ों को ऐड किया गया होगा। ठीक, आइए इसमें आगे देखते हैं 43A में क्या बताया गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, कहाँ पे? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो भी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात की गई है वो कहाँ पे बताई गई है? आर्टिकल नंबर 43A में। 43 में क्या बात किया गया था? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, वहाँ पे उनकी बात की गई। फिर तुरंत पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में उसको क्या किया गया? ऐड किया गया। 43B में क्या ऐड किया गया? प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द सेंस की जो भी एक ऐसी भी सोसाइटी जो एक दूसरे से लिंक्ड अप हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ठीक, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा, उनका जो प्रमोशन होगा, उसमें किसकी बात की गई है? 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है 43B में। एट द एंड वो भी किसको बेनिफिट करेगा? वर्कर क्लास को बेनिफिट करेगा। ठीक है, फिर देखिए ये 44 भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इसमें? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? UCC। इस समय काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है ये चीज़ कि पार्लियामेंट कभी भी इस चीज़ को पास कर सकती है। इस बीच तो जब 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में सेशन को बुलाया गया था अगस्त के महीने में, तभी जोरों शोरों से हल्ला था कि आप किसकी? UCC की बात कर सकती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा सकती है। लेकिन अभी कुछ सोर्सेज के हिसाब से ऐसा है कि विंटर सेशन में, जब भी पार्लियामेंट का विंटर सेशन आएगा, तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ये गवर्नमेंट बात कर सकती है, और ज़रूरी भी है। जब देश एक है तो सबके लिए कानून भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, कि उसी एक कानून के बेसिस पे आप सभी लोग को जज करो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे डिवोर्स से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी पहले के एंसेस्टर की कोई प्रॉपर्टी उसको कैप्चर करने से रिलेटेड हो, बच्चे का कितना शेयर होल्डिंग रहेगा पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, बच्चियों का कितना शेयर रहेगा डॉटर्स का। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें रहेंगी ना, जो थोड़ी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, आपका शादी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन सबको एक्वायर कैसे करना, किसका कितना राइट है, ठीक, ये सब किस में डील किया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो एक ही कोई नियम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें कोई आपका रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता है कि नहीं ठीक है हम हिंदू हैं तो हमारे लिए ये नियम, हम मुस्लिम हैं तो ये नियम, क्रिश्चियन है तो ये, और बौद्ध और जैन है तो उनका अपना नियम, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक देश रहेगा और एक नियम रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आना ठीक भी रहेगा, कंट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ठीक रहेगा। स्टार्टिंग में तो कोई भी नया चीज इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को देखा जाएगा तो उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा एक शांत सोसाइटी के लिए।
तो इसमें भी सोसाइटी की बात की गई, स्ट्रीट की बात की गई। ये किसके अंदर आ गया, डीपीएसपी के अंदर। क्या है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, राइट। अब देखिए आर्टिकल नंबर 45 को, इसमें क्या बात की गई है आर्टिकल नंबर 45 में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। तो अपने को देखिए मेन इंपॉर्टेंट वो रखना है, बिलो 6 ईयर ऑफ एज जो मेंशन किया गया है ना आर्टिकल नंबर 45 में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इधर भी ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर भी ठीक है, लेकिन जो बिलो 6 ईयर ऑफ एज का एजुकेशन की बात की गई ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन किसके लिए बात किया गया है, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर 45 आर्टिकल कभी मैच करने को आया तो डायरेक्ट वो सामने दे देंगे एजुकेशन फॉर बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। फिर अब देखिए 46 में किसकी बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई, किसके। अब जैसे देखिए 45 में हमने क्या कर लिया, 6 ईयर्स ऑफ एज की बात करी, फिर 46 में भी क्या हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की। वहाँ पे 6 ईयर का एजुकेशन था और यहाँ पे और 6 ईयर के कम के लिए एजुकेशन की बात की गई, 6 साल से कम के बच्चों के लिए। यहाँ पे एजुकेशन किसकी बात की जा रही है, वीकर सेक्शंस की, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया एससी, शेड्यूल ट्राइब हो गया एसटी, और अदर वीकर सेक्शन ओडब्ल्यूएस। इन तीनों लोगों की जो बात की गई है, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की और अदर वीकर सेक्शन की, इनकी बात कहाँ पे एजुकेशन की गई है, आर्टिकल नंबर 46 में। 45 को कैसे याद रख सकते हो, इसमें मान के चलो कि एक छोटा सा ट्रिक अगर लगाना हो तो ये मान के चलो ये 45 है, तो ये जो आपका 5 है, इस 5 में प्लस आप 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 6, और इसे 6 से क्या डील कर रहा है, एजुकेशन बिलो द एज ऑफ द 6 ईयर्स। तो मतलब कुछ भी सेट कर लो चीज़ें, बस एग्जाम तक अपने को क्या रहे हैं, याद रहे हैं। 46 में क्या होगा, इसमें भी शिक्षा की बात की गई, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की और अदर वीकर सेक्शन की बात की गई है। आगे देखिए 47 में क्या दिया गया, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा ठीक है, आप देखो कि न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए किसी भी इंसान का, न्यूट्रल, ठीक है, ना ज़्यादा एसिडिक रहे, ना ज़्यादा बेसिक, ना ज़्यादा टॉक्सिक रहे, ना ज़्यादा क्या उसको कहते हैं सात्विक ही रहे, है ना ज़्यादा टॉक्सिक और ना ज़्यादा सात्विक, ठीक, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का अगर आप लोगों ने पीएच स्केल पढ़ा होगा, देखो मैं इसको ट्रिक से रिलेट कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ अपने को साइंस वाइंस नहीं लगाना, ठीक है। हम लोग जो पीएच की स्केल पढ़े थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 से लेकर के 14 तक नंबर होता है, जिसमें कि जो न्यूट्रल नंबर होता है वो क्या होता है 7। ये वाटर का होता है। इधर आप जितना जाओगे एसिडिक होगा, इधर आप जितना जाओगे क्या होगा, बेसिक होगा। तो 7 क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। यहाँ पे 47, तो 7 में किसकी बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई, इसको अपने को पकड़ के चलना है, ठीक। 7 में किसकी बात की गई है, न्यूट्रिशन की बात की गई। तो 7 और ये न्यूट्रिशन, इसको अपने को पकड़ के चलना है। जहाँ 7 से आप न्यूट्रल को याद रखो, और ये 7 कहाँ से याद रखना है अपने को, पीएच स्केल वाला। और वैसे भी 7 जनरली भी 7 थोड़ा न्यूट्रल नंबर माना जाता है। आगे देखिए 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, किसकी बात की जा रही है 48वें में, आप कृषि को बढ़ावा दीजिए, कृषि को बढ़ावा दीजिए, उसके साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दीजिए। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, पशुपालन। तो कृषि के साथ साथ आप किसकी व्यवस्था करिए, एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की व्यवस्था करिए, ठीक। और फिर 48 के बाद 48A, ठीक। अब 48A मतलब फिर से क्या हो गया, अमेंडेड पार्ट हो गया, एडेड पार्ट हो गया, किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 48 में। तो 48 किसकी बात कर रहा था, कृषि की और पशुपालन की। तो जो 48A होगा वो भी कुछ ना कुछ कृषि से रिलेटेड बात करेगा। तो इसमें देखिए किसको डील कर रहा है 48A, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, देखिए पर्यावरण की बात कर दिया ना, पर्यावरण को क्या करने के लिए, बचाने के लिए बात किया गया। और सेफ गार्डिंग, किसको किसका सेफ्टी करना है, फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का, ठीक। तो हम लोगों ने 48 में क्या बात किया, कृषि और पशुपालन, और 48A में क्या बात किया कि पर्यावरण को बचाना है, और दूसरा सेफ करना है किन चीज़ों को, जंगल को, और जंगल के अंदर जो जीव होते हैं वाइल्ड लाइफ, उनका बचाव करना है, ठीक। तो इसमें हम किसकी बात की हम लोगों ने, आर्टिकल नंबर 48 में इन्वायरमेंट की और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की। फिर देखिए 49 में क्या बात किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, जितने भी हमारे स्मारक हैं, है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी हमारे स्मारक हैं, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, और खास करके वो जो यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, ना भी हो तो भी हम लोग की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स को सिक्योर करने की, उनको बचाने की, उनको प्रिजर्व करने की। तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, अब जैसे कि ताजमहल हो गया, या फिर साउथ में कोई गंगई चोलम मंदिर हो गया, कोई भी चीज़, तो उसका क्या हमें करना है, उसकी सेफ गार्डिंग करनी है, उसका प्रोटेक्शन करना है, उसका प्रिजर्वेशन करना है, ना वहाँ पे कोई गंदगी फैलानी है, चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। कोई अगर गंदगी को ज़्यादा फैला रहा हो, कोई बड़े स्केल पर जा करके हम आसपास के किसी भी थाने में या फिर कहीं लाइन में जा करके काम कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि वहाँ पे
वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो आपका मॉन्यूमेंट है उसको इस तरीके से वहाँ पे क्या किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को पॉल्यूट की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे किस में बात की गई है, 49 में। अब देखिए क्या आ गया आर्टिकल नंबर 50 में क्या बात की गई है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग को पता ही है कि अपने यहाँ जो लेजिस्लेटिव जो पार्ट है, जो यूनिटरी जो फॉर्म है यूनियन का, उसमें क्या आता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक के अंदर रहते हैं। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आ जाता है आपका, एग्जीक्यूटिव। लेकिन जुडिशरी क्या होता है, हमेशा अलग रहता है, जुडिशरी हमेशा अलग रहता है। तो इसको ऐसे आप याद कर लो कि 50 है तो मतलब 50-50 मतलब क्या होता है, आधा आधा बांट देना। तो क्या हो गया, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों क्या हो गए, बट गए आपस में, मतलब आपस में क्या, अलग अलग दोनों हो गए। तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को कहाँ पे सेपरेट किया गया, 50 नंबर आर्टिकल में, राइट। अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा था, 36 to 51, तो मतलब हमारा एक आर्टिकल और बच रहा है, आर्टिकल नंबर 51। तो आर्टिकल नंबर 51 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, बस चेक कर ले पहले। हाँ ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 में किसकी बात की गई है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। ठीक है, तो 51 में किसकी बात की गई है, इंटरनेशनल पीस की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 51 में इंटरनेशनल पीस की मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति की बात की गई है, और जस्टिस की मतलब न्याय की। तो इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल पीस की बात किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 51 में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था पूरा क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके ऊपर फिर से हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अभी इस बार उठाते हैं ब्लू मार्कर। देखिए आर्टिकल नंबर 46 में क्या था, किसकी बताई गई डेफिनेशन, स्टेट की। तो तुरंत 37 में क्या कर दिया गया, उस चीज को अप्लाई कर दिया गया, कहाँ पे, डीपीएसपी। और डीपीएसपी और स्टेट ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर दूसरे के पर्यायवाची हैं। आप स्टेट बोल सकते हो या फिर वेलफेयर स्टेट बोल सकते हो। तो डेफिनेशन के बाद तुरंत क्या किया गया, एप्लीकेशन बताया गया। फिर देखिए 38 में क्या किया गया, टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर स्टेट। स्टेट क्या करेगा, सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर किसके लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। वेलफेयर ऑफ पीपल या फिर वेलफेयर ऑफ स्टेट एक ही चीज है। 39 में किसकी बात की गई, कुछ प्रिंसिपल्स की बात की गई जो कौन फॉलो करता है, स्टेट फॉलो करता है। सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर फॉलोड बाय द स्टेट इज डीलिंग अंडर द आर्टिकल नंबर 39, राइट। फिर आर्टिकल नंबर 39A, इसमें किसकी बात की गई, इक्वल जस्टिस की और फ्री लीगल एड की, आर्टिकल नंबर 39 में। फिर 40 में देखिए इंपॉर्टेंट था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, किसमें बात की गई है, आर्टिकल नंबर 40 में। विलेज पंचायत की बात कहाँ पे की गई, आर्टिकल नंबर 40 में। 41 में क्या हो गया, राइट टू, किसका किसका राइट दिया गया, वर्क का, एजुकेशन का और पब्लिक असिस्टेंस का। कहाँ पे, कुछ सर्टेन केसेस में। तो ये सारे हेल्प कौन करेगा कि राइट टू वर्क सबके पास रहे, एजुकेशन या पब्लिक असिस्टेंस रहे, स्टेट करेगी। क्यों, क्योंकि वो अंडर आता है किसके, डीपीएसपी के। 41 देख लीजिए, अच्छा 41 हो गया। 42 देख लीजिए, ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, एक अच्छा वातावरण रहे, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहे काम करने के लिए, और मैटरनिटी रिलीफ के ऊपर भी चीज़ों को ध्यान दी जाए, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की। 43 में देखिए, लिविंग वेजेस दिया जाए किसको, वर्कर्स को, इतना कम से कम सैलरी या फिर पैसे मिले कि वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके। ठीक, इतना तो बेसिक मतलब चीज़ें मिले। 43 में किसकी बात की गई है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, कहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में जो भी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर होगा वो किस में बात की गई है, 43A में। और 43B में किसकी बात की गई है, फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 43B में किसकी बात की गई, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, इसको देख लेना है। 44 में क्या हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 में क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द बिलो 6 ईयर ऑफ एज। तो हम लोगों ने क्या किया था, 45 था, तो 45 में 5 को थोड़ा अलग रखा, उस 5 में +1 किया, 6 बना। उस 6 को हम लोगों ने पकड़ के यहाँ पे रख लिया कि बिलो 6 ईयर ऑफ एज के लिए एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। फिर 46 ले लीजिए, वहाँ पे एजुकेशन की बात की कि 6 साल से कम के बच्चों के लिए। तो 46 में क्या किया गया है, एजुकेशन किसके किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और वीकर सेक्शन के लिए। जो भी अपने समाज में थोड़े पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी, एसटी और वीकर सेक्शन, उनकी एजुकेशन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 46 में। फिर आप देखिए 47 में क्या बात की है कि 47 में हमने किसको पकड़ लिया था, 7 को। 7 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक, तो न्यूट्रल इन नेचर और न्यूट्रिशन एक साथ हम लोगों ने पकड़ लिया था। तो इसमें किसकी बात की गई थी कि स्टेट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज करे और नॉर्मली पब्लिक के हेल्थ पे भी क्या करे, ध्यान दे। 48 में किसकी बात की गई है, एग्रीकल्चर की, खेती की और पशुपालन की, एनिमल हस्बेंड्री की। और जब 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हो गया तो 48A में भी क्या होगा, चीजें उसी से रिलेटेड रहेंगी। तो इसमें किसकी हम लोगों ने बात की 48A में, पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की और उसके साथ साथ
फॉरेस्ट को मतलब जंगल को, और वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पे जो भी जानवर रहते हैं जंगल के अंदर, उन सबको हमें क्या करना है, सेफ रखना है। 49 में हमने किसकी बात करी, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, जो हमारे स्मारक हैं उनका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, उनको बचा कर रखना है, और वो सारे प्लेसेस जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको भी क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। और आर्टिकल नंबर 50 में तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया था, 50-50, तो यहाँ पे क्या होगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हो जाएगा। कभी मिक्स था ही नहीं, लेकिन तभी भी जुडिशरी जो होगा एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहेगा, ठीक है। और 51 में क्या हो गया था, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस। 51 में क्या हम लोगों ने बात की, अंतर्राष्ट्रीय शांति की और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की, आर्टिकल नंबर 51 में। अब देखिए जो और बेसिक क्वेश्चन से पूछा जाता है, ग्रीन मार्कर ले लें। एक और जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपका डीपीएसपी हो गया। अब इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, डीपीएसपी जो रहता है अपना 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। देखिए हम तीनों पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, पार्ट 4 के नीचे लिख देते हैं। ये देखिए ग्रीन मार्कर दिखे ना दिखे, रेड। देखिए 3 अपने पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक अपना पार्ट होता है कौन, सोशलिस्ट, ठीक है, एक अपना पार्ट होता है गांधीयन, और एक अपना पार्ट होता है इंटेलेक्चुअल वाला, ठीक। ये 3 पार्ट होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और इंटेलेक्चुअल। अब हमें ये देखना है कि इन सारे आर्टिकल्स में से कौन कौन से आर्टिकल गांधीयन है, कौन से आपके सोशलिस्ट और कौन से आपके इंटेलेक्चुअल हैं। तो आइए पकड़ते हैं इनको। पहले फोकस करते हैं सोशलिस्ट पे, ठीक है। तो देखिए सोशलिस्ट के अंदर कौन कौन हमारा आ जाएगा, सोशलिस्ट के अंदर एक हमारा आ जाएगा 38, ठीक है। इसको चलिए ग्रीन से जो रहेगा वो सोशलिस्ट वाले को हम लिखेंगे, अभी इसको आगे मेंशन कर देंगे हम। तो कौन सा हो गया, एक 38 आ जाएगा अपने किसमें, सोशलिस्ट वाले में। फिर एक आ जाएगा आपका 39A, 39A हो जाएगा, एक आपका 39 भी हो जाएगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा 41, किसमें हो जाएगा, ये भी सारे सोशलिस्ट वाले चल रहे हैं। फिर एक आपका आ जाएगा 42, ठीक। फिर आपका आ गया 43, एक आपका आ जाएगा 43A। ये जो सारे हैं ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले किसको इंडिकेट कर रहे हैं, सोशलिस्ट को। कौन कौन से हो गए, 48, 39, 39A, 48 हम बोल दिए इसको ना, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43 और 43A, ये आपके किस में आ जाएंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ जाएंगे। अब उठाते हैं ब्लू पेन, ब्लू पेन से मेंशन करेंगे किसको, गांधीयन को। देखिए गांधीयन के अंदर कौन कौन आता है, फिर सबसे पहले अपना आ जाएगा 40, ठीक है, ये गांधीयन हो जाएगा, क्योंकि विलेज पंचायत की बात कौन किया है, गांधी जी ने किया था। तो आपका 40 हो गया किसमें, गांधीयन वाले प्रिंसिपल में आपका 41 आ गया। फिर 40 के बाद आपको डायरेक्ट एक आ जाएगा 43 भी रहेगा, किसमें, गांधीयन में ही। अब इसको हम बताती है कहाँ से 43 गांधीयन में आ जाएगा। फिर 43 भी आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात की गई ये भी आ जाएगा। फिर आपका एक आ जाएगा ये 46, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 47 जो न्यूट्रिशन की बात की गई है, और फिर आपका आ जाएगा 48 जो कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, वो भी आपका हो गया। और फिर हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर, इसको देख लेते हैं किससे, ब्लैक पेन से, इंटेलेक्चुअल वाले को। तो देखिए इंटेलेक्चुअल के अंदर कौन कौन आ जा रहा है, इंटेलेक्चुअल के अंदर आपके आ जाएगा एक पहला ये कौन हो गया, 44 मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हो जाएगा। फिर 45 आ गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द बिलो 6 ईयर ऑफ एज। इसके बाद आप देख लीजिए 48 आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 48। ये 48 किसमें था, गांधी में भी था, और ये 48 इसमें भी आ जाएगा, किसमें, सोशलिस्ट वाले में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए 48A आ जाएगा आपका इसमें इंटेलेक्चुअल में। फिर 49 भी हो गया इंटेलेक्चुअल में, और आपका क्या हो गया 50 और 51 ये भी किसमें हो जाएंगे, इंटेलेक्चुअल वाले में आ जाएंगे। अब जो कुछ कुछ चीज़ें जो कि मैच कर रही हैं, जो फिर जो क्रॉस कर रही थी, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि कुछ हटाते हैं यहाँ नीचे से, 2-3 हटा दें, फिर देखते हैं। देखिए एक तो पहले हम देख लेते हैं 43 वाला क्या था। 43 में एक बात की गई थी किसमें, ग्रीन से क्या था, सोशलिस्ट। तो एक 43 में किसकी बात की गई है, वेजेस के वर्कर्स, लिविंग वेजेस के लिए, ठीक है, किसके, लिविंग वेजेस किसकी बात की गई है, वर्कर्स की, है ना। तो और ये सोशलिस्ट वाला है। गांधीयन वाले के हिसाब से 43 में क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप, किसका, कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप, ठीक है। तो 43 गांधीयन के हिसाब से क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप होना चाहिए। और इसके हिसाब से क्या है, 43 सोशलिस्ट के हिसाब से क्या है, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर्स, ये हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए 48 था, तो 48 किससे कोलाइड कर रहा था, रेड गांधीयन था, और ब्लैक में क्या था, इंटेलेक्चुअल वाला था। तो अब देखिए इंटेलेक्चुअल के हिसाब से क्या है, एग्रीकल्चर होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 48 यहीं पे देख लेते हैं, बस यही दो थे। 48 को देखिए, इसमें किसकी बात की जा रही है, कृषि की और पशुपालन की, किसकी, कृषि की और एनिमल हस्बेंड्री की बात की जा रही है। जबकि 48 ये किसके हिसाब से है, ये इंटेलेक्चुअल के हिसाब से है, आई। और ये गांधीयन के हिसाब से क्या है कि
काउ स्लॉटर, जो बीफ वाला वगैरह जो काम होता है ना, बीफ का, मीट का, एनिमल कटिंग वाला, तो उसको क्या किया गांधी जी ने, कंडेम किया है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि काउ स्लॉटर जो होता है इसको क्या करना है, पूरे तरीके से बंद करके चलना है। तो कुछ कुछ जो कॉमन जो एरिया जो इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कि 43 हो गया, 48 हो गया, तो दोनों का अपना अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर था रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, इसको आप ध्यान से देख लेना। और ये जो पोर्शन तीनों बताया गया ना, सोशलिस्ट, गांधी इंटेलेक्चुअल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कई बार लोग उसको पूछते हैं, आर्टिकल दे देंगे कौन सा इसमें से गांधीयन है, कौन सा इंटेलेक्चुअल है, या फिर कौन सा आपका क्या हो गया, सोशलिस्ट है। तो अपने को पता रहना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल किस फॉर्म में आते हैं। ठीक, और ये देखिए दूसरी चीज, ये चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसको तो आदमी पढ़ाएगा अलग से ही, या फिर फंडामेंटल ऐड भी हो गया। ये आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बता दिए गए जो हमने कल प्रॉमिस करी थी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 51 तक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें बस उसकी बात की दी गई। ठीक, अब देखिए 30 तक तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, आज हमने स्टार्ट किया कहाँ से, 36 से, मतलब कि फिर 31 से लेकर 35 तक कहाँ गए। तो 31 से कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं आता। 32वां कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको मैंने शॉर्ट में वीडियो को बनाकर डाल दिया है, शॉर्ट वाले पोर्शन में आर्टिकल 36 को, जिसको कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसका हमने बना दिया। 33, 34, 35 ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है, फोर्सेज से रिलेटेड है। ठीक, जो अपने आर्म फोर्सेज होती हैं उससे रिलेटेड है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा, लेकिन अलग से बताना होगा तो बता देंगे। इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके 36 से लेकर के और आपके 51 तक, यहाँ पे 51, वो पूरा 50 होते हुए 51 इधर था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को डील करने के पहले जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं ना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पहले उनको हम डील कर लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर उसको हम स्टार्ट करेंगे, ताकि अगर एग्जाम को नजदीक आ भी गया तो जो उन जगह से क्वेश्चन आते हैं कम से कम उनको आप डील कर ले जाओ। ठीक है, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।